हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी का सबसे वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं चाहे ये दीर्घ यानी जो वर्णनात्मक प्रश्न है उनका आंसर हो। सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी विषय के पेपर में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं, आप सभी लोग आज के इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। नोट के अंतर्गत यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना ही होगा। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र यानी पेपर पढ़ने के लिए। दूसरा है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा है, यहाँ पर यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूरी तरह से काला करके चिन्हित करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर यानी जो आपको OMR सीट मिलेगी उस पर ही आपको उत्तर देना है। OMR उत्तर पत्रक पर एक बार उत्तर देने के पश्चात उसे आपको ना तो काटना है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही मेरे प्यारे बच्चों आप व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही इस वायरल पेपर को पूरा आप सॉल्यूशन के साथ देख पाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला है, प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी वर्णन किया गया है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिनका फुल सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं, यानी इन सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ ही करना है। कैसे करना है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उसको आप छोड़ दीजिएगा, उस पर समय नष्ट मत कीजिएगा। चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं जो कि 20 नंबर के आएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। 2025 बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न 100% छपेंगे। आपका पेपर बिल्कुल यहीं से छपने वाला है, इसी मॉडल पेपर से 70 में 70 का स्कोर आप कर सकते हैं। और एक प्रश्न से मैं आपको कई प्रश्न महत्वपूर्ण और भी बताता चलूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कलम का सिपाही मेरे प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। और यदि प्रश्न आता है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तो उत्तर हो जाएगा अमृत राय। आप लोग ध्यान दें, अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, यानी इसकी विधा क्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है और यह अमृत राय जी की रचना है। और यह किसकी जीवनी है, यानी अमृत राय जी ने कलम का सिपाही नामक जीवनी विधा की रचना में किसके जीवन
किसके बारे में लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सी वाला ऑप्शन सही होगा। आलोचना लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। आप लोग प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर पहला कथन है, शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह कथन क्या है? गलत है यानी असत्य है। आकाशदीप कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा जी हैं। यह कथन भी गलत है। तीसरा कथन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन ही क्या है? सी वाला ऑप्शन जो है सही है। और डी वाला ऑप्शन है, क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। ये भी क्या है? ये भी गलत है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है, बाकी और ए, बी और डी ये तीनों क्या हैं? गलत हैं। अगला प्रश्न है, चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन हैं? तो क्या गे जी हैं, या धर्मवीर भारती जी हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चों जयप्रकाश भारती हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चों मोहन राकेश हैं? तो चलो चांद पर चलें किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, जयप्रकाश भारती। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग के अन्य नाम क्या हैं? तो शुक्ल युग को प्रसाद युग भी कहते हैं, शुक्ल युग को प्रेमचंद युग भी कहते हैं, और शुक्ल युग को छायावाद युग भी कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी नाम शुक्ल युग के नाम हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943 ईस्वी। और इसका संपादन किया किसने था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे जी ने तार सप्तक का प्रकाशन यानी संपादन किया था। चलिए अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार रचना है। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आंगन के पार द्वार रचना है अज्ञेय जी की। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? तो राम के शक्ति पूजा यानी राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या प्रश्न में दिया होता कि विशेषता क्या है, तो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता क्या है? आप सभी लोग ध्यान दें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता है यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों श्रृंगार और प्रेम वेदना। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन हैं? तो छत्रसाल दशक किसकी रचना है? यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, महाकवि भूषण की रचना है। प्रश्न अगला है, करुड़ रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुड़ रस का स्थायी भाव है मेरे प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन, शोक है। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरिस मन डोला में मेरे प्यारे बच्चों उपमा अलंकार है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते से किसकी उपमा यानी तुलना की जा रही है? मन की तुलना की जा रही है कि जिस प्रकार से पीपल का पत्ता डोलने लगता है, ठीक उसी प्रकार से उसी के समान हमारा मन भी डोलने लगता है। इसलिए यहाँ पर तुलना है और तुलना करना ही क्या है? उपमा अलंकार है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, अपव्यय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अपव्यय शब्द में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, व्यय जो है व्यय ये क्या है? मूल शब्द है।
इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है, अप लगा है, और क्या हो गया, अपव्यय हो गया। तो अपव्यय शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, आम में तत्सम है, यानी आम जो है किसका तत्सम है, यानी सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर आम का तत्सम क्या होगा, इस तरह से प्रश्न होना चाहिए था। आम का तत्सम है, आम का तत्सम है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, आम्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हानि लाभ में कौन सा समास है, तो हानि लाभ में कौन सा समास है, जहां पर पहला पद है क्या मेरे प्यारे बच्चों, हानि है, और दूसरा पद क्या है, यहाँ पर लाभ है। दोनों पदों की क्या हो, जहां पर प्रधानता हो, यानी दोनों को प्रमुख माना जाए, दोनों की वैल्यू बराबर हो, वहां पर होता है द्वंद्व समास। जब इनका विग्रह होगा तो क्या लिखा जाएगा, हानि और लाभ, और जब इनका समास होगा तो और विभक्ति क्या हो जाती है, लोप हो जाती है। एक पहचानने का और भी तरीका है कि यहाँ पर डैश का चिन्ह लगा हुआ मिलेगा आपको, तो आप जान जाइएगा कि यहाँ पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। चलिए अगला प्रश्न है, तेसाम तद स्त्रीलिंग शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला विकल्प चतुर्थ एक वचन, दूसरा विकल्प तृतीया बहुवचन, तीसरा विकल्प पंचमी द्विवचन, चौथा षष्ठी बहुवचन। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा आंसर यानी कौन सा विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य क्या है, तो यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा वाच्य। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तुमसे सोया नहीं जाता, यहाँ पर राइट आंसर है। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अभिकारी पद को मेरे प्यारे बच्चों अन्य किस नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अव्यय पद। अव्यय पद के नाम से अभिकारी पद को भी जाना जाता है। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों खंड बा, जिसमें प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक, और यह प्रश्न जो पूछे जाएंगे कुल होंगे 50 नंबर के। तो चलिए एक एक गद्यांश को मैं सॉल्व कराता चलूंगा। यहाँ पर 2 गद्यांश हैं, दोनों गद्यांशों को मैं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि दोनों ही गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कैसे लिखना है आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी, यह भी आप जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला गद्यांश है, और गद्यांश आधारित प्रश्न आएगा 6 नंबर का, ये भी चीज़ क्लियर हो जाए ताकि आपको किसी चीज़ का कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों पहला गद्यांश है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी क्या हो जाएगा, अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को, सबसे पहले आप कॉपी के बीचों बीच में प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिएगा, और ऊपर आप हेडिंग डाल दीजिएगा वर्णनात्मक प्रश्न, या खंड बा आप डाल सकते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न इस तरह से भी आप डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। फिर प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, और उसके बाद आपको करना है क्या है, गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिखना है काले पेन से। यहाँ पर क्या है शुरुआत के शब्द, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का,
यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, फिर डैश डैश लगा देना और इसके बाद लास्ट के शब्दों को लिख देना। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर थोड़ा सा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। गद्यांश के लास्ट के शब्दों को लिखना है, फिर इसके बाद संदर्भ काले पेन से आपको हेडिंग डालना है। और संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे। के गद्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा। मैं संकलित क्या लिखूं, पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखेंगे। नामक ललित निबंध से लिया गया है। इसके लेखक कौन हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। लेखक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। चलिए दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है यहाँ पर, आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा और जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। तो इसकी व्याख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग डाल दीजिएगा। बख्शी जी कहते हैं कि आज का साहित्यकार एक तरुण की तरह भविष्य के गौरव का यानी गौरव को निहारना चाहता है। उसी प्रकार से, किंतु जिस प्रकार एक तरुण समय के साथ साथ वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, उसी प्रकार साहित्य भी सदैव आधुनिक नहीं रहता। इसी प्रकार जो तरुण आज भविष्य के गौरव की कल्पना में खोए हुए हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर गद्यांश का, लेखक के दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस कथन का आशय क्या है? तो चलिए यहाँ पर इसका उत्तर भी आप लोग ध्यान दें। दूर के यानी दूर बजने वाले ढोलों की कर्कशता दूर तक नहीं पहुंच पाती है, दूरी पर वह मधुर प्रतीत होती है। इसका तात्पर्य यही है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, अथवा में भी गद्यांश है, आप लोग इसको भी सॉल्व करके देखेंगे, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर तैयार कर लेना 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ता है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा। राजा और कंगले, बिलासी और बिच्छू, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानियत को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखेंगे आप लोग? यदि आप अथवा को सॉल्व कर रहे हैं यानी अथवा वाले गद्यांश को हल कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा हेडिंग डाल देना है। फिर शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिखेंगे गद्यांश के, और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिखेंगे। फिर संदर्भ आप हेडिंग डाल देंगे, संदर्भ काले पेन से हेडिंग डालना है। बाकी जो काले पेन से है आप काले से लिखिएगा, जो नीले से है आप नीले से लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिख देना। के गद्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा। मैं संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम भी आप काले पेन से ही लिखेंगे। और इसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, तो लेखक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। यहाँ से लेकर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा। तो यहाँ तक रेखांकित अंश है और इसी की व्याख्या आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। रेखांकित अंश की व्याख्या लेखक कहते हैं यानी भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि अजंता की गुफाओं में दीवारों पर बने चित्र इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि दीवारों पर जीवन उतर आया है। अजंता के इन भित्ति चित्रों में आश्चर्यजनक कथा कहानियां सिमटी हुई हैं। चित्रों का एक दूसरे ऐसा संबंध है एक दूसरे से
ऐसा सामंजस्य है कि एक चित्र की कहानी से दूसरे चित्र की कहानी जुड़ी हुई है। सभी कहानियां श्रृंखलाबद्ध हैं। यदि जानवरों की कहानियां हैं तो उनमें बंदरों की कहानियां, हाथियों की कहानियां, हिरणों की कहानियां आदि की श्रृंखला बन गई है। मानवीय भावों को प्रदर्शित करने वाली कहानियों में क्रूरता और भय की, दया और त्याग की कहानियां चित्रित हैं। इस श्रृंखला में यहाँ निर्दयता को चित्रित किया गया है, वहीं दया की कहानियों का भी सुंदर चित्रण है। मनोदया का सागर ही वहाँ उमड़ आया है। जहाँ पाप का चित्रण है वहाँ क्षमा का भी चित्रण है। मानो क्षमा का अजस्त्र स्रोत वहाँ से निकला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और वह यह है, प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? कलाकारों ने बुद्ध के जीवन की प्रधान घटनाओं का ऐसा चित्रांकन किया है कि आंखें अटक जाती हैं और हटने का नाम नहीं लेती। यहाँ पर ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको किसी एक गद्यांश को ही सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है इस मॉडल पेपर का। मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। 4 नंबर यहाँ पर मिलेंगे अब, और यहाँ पर 2 नंबर और मिलेंगे आपको, यानी कुल 6 नंबर का पद्यांश आधारित प्रश्न होगा। पद्यांश है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीर कछोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलय गयो माखन रोटी। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें कैसे आपको करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 2, यहाँ पर इस तरह से आप काले पेन से हेडिंग डालें। फिर पद्यांश जो भी हो उसके शुरुआत के शब्द और अंतिम के शब्द काले पेन से हेडिंग डालें, जैसा कि यहाँ पर लिखा है मैंने, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। फिर डॉट डॉट कर दें और लास्ट के शब्दों को काले पेन से लिखिएगा। फिर इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालना है? संदर्भ। संदर्भ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? संदर्भ इस तरह से आप काले पेन से हेडिंग डालिएगा। और आपको कैसे लिखना है तो आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश रसखान काले पेन से लिखिएगा, द्वारा रचित सुजान रसखान काले पेन से लिखा जाएगा, से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। अब इसका प्रसंग भी आपको लिखना है। तो प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत सवैये में कविवर रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। आप लोग ध्यान दें, जो नीले पेन से लिखा है, यानी नीले से जो प्रिंट है आप नीले से लिखिएगा, जो काले पेन से मैं आपको बता रहा हूं वो आप काले पेन से लिखेंगे। चलिए इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला जो प्रश्न है इस गद्यांश का नहीं पद्यांश का, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आपको बताऊंगा नहीं, पूरे पद्यांश की व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। क्या पता अगली बार यानी बोर्ड परीक्षा 2025 में ये दोनों लाइनें जो हैं ऊपर की ये रेखांकित ना हो, नीचे की हो। तो इसलिए आपको विधिवत तैयारी करनी है, एकदम अच्छे से तैयारी करनी है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरे की व्याख्या क्या हो जाएगी पूरे पद्यांश की। श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण का वह बाल रूप कितना मनोहर है, वह धूल में सने हुए हैं, सिर पर चोटी भी वैसी ही शोभा पा रही है। श्री कृष्ण ने पीला कच्छा पहन रखा है और वह अपने आंगन में खेलते खाते फिर रहे हैं। चलते फिरते उनके पैरों में पैजनियों की ध्वनि होती है। हे सखी, अद्भुत है कृष्ण का वह रूप, उस शोभा को देखकर तो कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर सकता है। उस काव्य के भाग्य की कहाँ तक सराहना करें जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन ले गया। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पद्यांश का अगला प्रश्न है,
प्रस्तुत सवैये में किसे भाग्यशाली बताया गया है? तो बिल्कुल आसान सा उत्तर है, प्रस्तुत सवैये में भगवान श्री कृष्ण के हाथ से जो मक्खन और रोटी छीन कर ले गया था कौवा, उसे भाग्यशाली बताया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर अथवा में भी पद्यांश है, इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं चाह नहीं मैं सुरबाला, काले पेन से लिखा मैंने, फिर डॉट डॉट कर दिया, फिर इसके बाद वीर अनेक लास्ट के शब्द हैं। फिर संदर्भ हेडिंग डाल देना है, क्या हो जाएगा संदर्भ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा तो आपको पहले ही डालना है, यदि आप अथवा कर रहे हैं तो। संदर्भ होगा प्रस्तुत काव्य पद्यांश, यानी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, काले पेन से लिखेंगे आप लोग, के काव्य खंड भी काले पेन से लिख दीजिएगा, में संकलित पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से अवतरित है। पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा, जिसके रचयिता कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रसंग क्या हो जाएगा? इन पंक्तियों में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। तो चलिए यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं बताऊंगा, मैं पूरे की व्याख्या बताऊंगा। कवि फूल के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। फूल कहता है कि मुझे यह चाह नहीं है कि मैं, यानी मुझे किसी और सुर सुंदरी के गहनों में गूथा जाए, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी की माला में पिरोया जाऊं तथा प्रियतमा को आकर्षित करूं। हे हरि, मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मुझे क्या किया जाए, मुझे सम्राटों के सौ पर डाला जाए। मैं यह भी नहीं चाहता कि मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाए और मैं अपने भाग्य पर गर्व करूं। मेरी एक ही कामना है, एक ही अभिलाषा है कि हे वनमाली, मुझे डाल से तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस मार्ग से मातृभूमि पर सिर चढ़ाने, यानी सिर का बलिदान चढ़ाने के लिए अनेक देशभक्त वीर गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उक्त पंक्तियों में वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है, यहाँ पर ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्नलिखित में से किसी एक का संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला आप गद्यांश सॉल्व करेंगे और संदर्भ लिखेंगे तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो पहला यहाँ पर गद्यांश आप लोग ध्यान दें, वाड़ा रसस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते। तो यहाँ पर इसको मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालेंगे, फिर गद्यांश के शुरुआत के शब्द काले पेन से लिखेंगे और अंतिम के शब्दों को लिखेंगे। संदर्भ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, काले पेन से लिखिएगा। के संस्कृत खंड भी काले पेन से लिखिएगा। के अंतर्गत वाराणसी पाठ का नाम भी काले पेन से नामक पाठ से उद्धृत है। अब प्रसंग क्या होगा यहाँ पर? तो प्रसंग होगा नहीं, लेकिन हिंदी अनुवाद आप लोग ध्यान दें। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का प्रकाश चमक रहा है। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें।
अथवा में है यहाँ पर गद्यांश। चलिए इसको भी मैं सॉल्व करा दूं। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, तो इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा और गद्यांश के शुरुआत के शब्द काले पेन से, अंतिम के शब्द काले पेन से लिखिएगा। फिर आप देखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या है आप लोग ध्यान दें। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिख दीजिएगा। के संस्कृत खंड भी काले पेन से लिख दीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों पाठ का नाम क्या है, भारतीय संस्कृति, तो पाठ का नाम भी आप काले पेन से ही लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे हिंदी अनुवाद, तो हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत श्लोक जो है यानी प्रस्तुत जो गद्यांश है, यहाँ पर श्लोक नहीं है, मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृति कहलाता है। गद्यांश का हिंदी अनुवाद क्या होगा, मानव जीवन का संस्कार करना ही क्या कहलाता है, संस्कृति कहलाता है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन के संस्कार करने के लिए यानी मानव जीवन का संस्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचारों विचारों का प्रदर्शन किया वही सब हमारी क्या है, संस्कृति हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 4। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा और मैं यहाँ पर पहले को सॉल्व कराऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 4 काले पेन से हेडिंग डालिए। फिर आपको हेडिंग क्या डालना है, जिस भी पद्यांश यानी श्लोक को सॉल्व कर रहे हैं उसके शुरुआत के शब्दों को आपको लिखना है और अंतिम के शब्दों को लिखना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। फिर संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप लोग ध्यान दें हिंदी जो है काले पेन से लिख देते तो और भी अच्छा रहता। संस्कृत खंड के अंतर्गत पाठ का नाम भी काले पेन से लिखा जाएगा। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। चलिए हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न है कि अथवा में एक श्लोक है जिसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। श्लोक है मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा इस तरह से काले पेन से हेडिंग डालना है और यहाँ पर श्लोक के शुरुआत के शब्द और श्लोक के अंतिम के शब्दों को काले पेन से हेडिंग डालकर लिखना है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणि, पाठ का नाम काले पेन से लिखिएगा, नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी अनुवाद क्या होगा, मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, मनुष्य इच्छा यानी कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है और मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी होता है यानी हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या अगला यानी प्रश्न अगला। चलिए यहाँ पर प्रश्न है अपने पठित 5वां प्रश्न, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। 3 नंबर का प्रश्न आएगा और जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो आप लोग ये चीज़ अलग से जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना और इस तरह के प्रश्न आएंगे, आंसर आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 6 का, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है आपको। 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों ही महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ऐसा मैंने सुना है। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आपको हेडिंग डाल देना है, जहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर आपको काले पेन से लिख देना है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय मैं आपको बताऊंगा। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है आप लोगों को,
सबसे पहले आप संक्षिप्त परिचय जरूर लिख दीजिएगा, जैसे कि जन्म कब हुआ, 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। जन्म स्थान काशी था। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद और शिक्षा इन्होंने 8वीं तक प्राप्त की। इनकी रचनाएं कामायनी, लहर, आंसू, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण आदि हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मृत्यु कब हो गई, 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जीवन परिचय कैसे लिखना है आप लोगों को। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 23 नवंबर सन 1889 में हुआ था। काले पेन से आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, काला जो प्रिंट है इसे आप काले पेन से लिखिएगा। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर से ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय कुंस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहाँ कुछ समय तक ही पढ़ सके, यानी 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यक्ष्मा यानी टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 जनवरी, यहाँ पर 15 नवंबर है, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। अब इनकी प्रसिद्ध रचना कंकाल, तितली, लहर, किसी एक रचना का नाम लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, कवियों का जीवन परिचय है जिन्हें तैयार कर लेना आप लोग। महादेवी वर्मा का, तुलसीदास जी का और बिहारी लाल जी का। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय मैं आपको बता रहा हूं, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है आप लोगों को। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आपको हेडिंग डाल देना है, फिर गोस्वामी तुलसीदास काले पेन से हेडिंग डाल देना है। संक्षिप्त परिचय, जन्म कब हुआ, सन 1532 में। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली। चलिए अब इनके बारे में आप लोग संक्षिप्त रूप से पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा विस्तार से भी पढ़ लें। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रामलला नचहू, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और मृत्यु हो गई सन 1623 ईस्वी में। आप लोग जो है यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न नहीं है, जीवन परिचय ही है। कैसे लिखना है आपको। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। और मेरे प्यारे बच्चों, कुछ विद्वानों का यहाँ पर मत था, यानी मानना था कि तुलसीदास जी का जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं, यानी वहाँ पर हुआ था। और अगला है, यहाँ पर आगे देखेंगे आप लोग, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे, तथा माता का नाम क्या था, हुलसी था। अभियुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वह पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला है, यहाँ पर आप देखेंगे रचना का नाम, तो रचना इनकी है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है।
तो चलिए यहाँ पर श्लोक क्या होगा, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडितः। ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर मैं चारों प्रश्नों का आंसर बताऊंगा क्योंकि ये चारों प्रश्न 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। कुत्र मरणम मंगलम भवति, यानी कहाँ मरना मंगलकारी होता है, तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति, वाराणसी में मरना मंगलकारी माना जाता है। चंद्रशेखरा का आसीत, तो चंद्रशेखरा एका प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता चा आसीत। मेरे प्यारे बच्चों अगला है, भिषक आतुस से भिषक आतुरस से मित्रम अस्ति। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इसका उत्तर होगा भिषक कस्य मित्रम अस्ति। यहाँ पर ये हो गया इसका उत्तर। ये मैंने उत्तर पढ़ दिया है और ये प्रश्न है, थोड़ा सा मैं मुझसे ही कन्फ्यूजन हो गई, आप लोग मैनेज कर लेना। ये प्रश्न है और ये उत्तर है। बीरह केन पूजते, तो बीरह धीरेण पूजते, ये उत्तर हो गया इसका। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न आएगा। तो छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, विज्ञान अभिशाप या वरदान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, प्रदूषण की समस्या और समाधान। सबसे इम्पोर्टेंट निबंध है यही, मैं इसको ही आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से आपको डालना है काले पेन से। फिर जिस निबंध को आप लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पर, जैसे कि उदाहरण के लिए प्रदूषण की समस्या और समाधान। फिर रूपरेखा हेडिंग आप डालिएगा। फिर प्रस्तावना, रूप प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रदूषण के प्रकार जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण और प्रदूषण रोकने के उपाय और उपसंहार। तो प्रस्तावना के अंतर्गत क्या लिखना है आप लोगों को, आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। अब एक और समस्या उत्पन्न हो गई है, प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। दूसरी हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण का अर्थ क्या है, जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है। वातावरण के इन घटकों में हानिकारक बाह्य घटकों के प्रवेश से वातावरण दूषित यानी प्रदूषित हो जाता है, जो सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहा जाता है, जो मुख्यतः जल, वायु, ध्वनि आदि में सर्वत्र व्याप्त है। अगला है प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के क्या प्रकार हैं, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रकार है प्रदूषण का जल प्रदूषण। जल जीवन का पर्याय है, यानी जल ही क्या है, जीवन है। बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं। यह जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। दूसरा है प्रदूषण का प्रकार वायु प्रदूषण। तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही वायु प्रदूषण होता है। चलिए अगला प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर आदि लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों से होने वाली आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्वनि की लहरें जीवधारी की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक तेज
ध्वनि से लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है तथा नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती है। यहाँ तक कि कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। प्रदूषण का अगला प्रकार है रासायनिक प्रदूषण। तो प्रायः क्या होता है, प्रायः होगा यहाँ पर प्रायः कृषक अधिक फसलोत्पादन के लिए कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयों का यानी रसायनों का प्रयोग करते हैं जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। आधुनिक पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाता है। अगला है यहाँ पर प्रदूषण का प्रकार रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट से स्थान पर तापक्रम यानी परमाणु विस्फोट जहां होता है वहां का तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया है यहाँ पर, ये हो गया है, आपको मैंने बता दिया है। अब अगली हेडिंग है प्रदूषण रोकने के उपाय। तो क्या कोई उपाय है जिससे हम प्रदूषण को यानी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकें? प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम अवश्य उठाए हैं। प्रदूषण के यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला है प्रदूषण के निवारण के लिए जो है क्या हुआ है, भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योगों को जगह देने के लिए स्थापित उन्हें यानी जगह देने के लिए क्या करना, नए उद्योगों को लाइसेंस देने से पहले, यहाँ पर होगा लाइसेंस देने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृत प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई और रोकने के लिए यानी वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यशैली है। चलिए अगला है उपसंहार। सरकार प्रदूषण के रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से बचा सकेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध हो गया। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। या फिर आप अपने निवास के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसी पर मैं आपको बताऊंगा पत्र लिखने का तरीका। प्रश्नोत्तर संख्या 10 अथवा इस तरह से हेडिंग डाल दें कॉपी के इस साइड में, सेवा में मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इस तरह से आप लिख सकते हैं महोदय, और यहाँ पर विषय आप डाल देना जिस विषय पर आप लिख रहे हैं प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि आजकल प्रयागराज नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नगर की सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैली रहती है और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नालियों में गंदा पानी फैल रहा है। आगे आप लिखिएगा, जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियों की फैलने की आशंका है। गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर से और मेरे प्यारे बच्चों, नगर के सभी वर्गों के लोग वहां अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीदने आते हैं। कहाँ? चौक बाजार नगर का मुख्य व्यावसायिक केंद्र है। नगर के सभी वर्गों के लोग वहां अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीदने आते हैं। नालियों और सड़कों की गंदगी ग्राहक के मन पर कुप्रभाव डालती है और वह इस गंदगी को देखकर दोबारा इस ओर नहीं आते। दुकानदार
जो है यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, दुकानदारों के व्यवसाय पर भी इसका असर पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अव्यवस्था को की ओर विशेष ध्यान दें। अपने स्वस्थ कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दें ताकि यहाँ के निवासियों का जीवन बीमारियों से दूर रहे और व्यवसायियों के व्यवहार में वृद्धि संभव हो। तो इस तरह से दिनांक आप डाल देना। कॉपी के इस साइड में आप लिख सकते हैं उदाहरण स्वरूप। और मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में आप लिख दीजिएगा दिनांक, प्रयागराज, भवदीय, प्रभाकर पांडे, अन्य व्यवसायीगढ़ चौक, उदाहरण स्वरूप। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है। जहां पर त्रुटियां हुई हैं उसको आप क्षमा करिएगा और इस वायरल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद।